नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में छाई रही। तो चलिए दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं, दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत। और वंदे भारत में सबसे पहले बात गुजरात के चुनावी समर की, जिसमें पहले चरण में आज की रात अंतिम है, क्योंकि कल सुबह 8 बजते ही मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इधर पहले चरण का कल मतदान होना है तो दूसरे चरण का घमासान शुरू हो चुका है। दूसरे चरण के रण के लिए आज भी बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया, अपनी अपनी जीत के दावे किए, लेकिन गुजरात की गद्दी पर कौन बैठेगा इसका फैसला जनता जनार्दन ही करेगी। गुजरात चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अब कुछ ही घंटों का फासला है। 182 सीटों में से 89 सीटों पर कल सुबह 8 बजे से मतदान होगा। ये सीटें राज्य के 19 जिलों में फैली हुई हैं और इस चरण में कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इधर पहले चरण का कल मतदान है, उधर दूसरे चरण का चुनावी प्रचार जारी है। गुजरात के चुनाव में आज भी दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे रहे। गुजरात के सियासी दंगल को फतह करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ चुनावी दौरा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी कमबैक के लिए जोर लगाती दिख रही है। आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। सत्ता के लिए सभी सियासी दलों की अग्नि परीक्षा हो रही है, इसलिए सत्ता के संग्राम में इस बार सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। अमित शाह ने आज कडाना में जनसभा की। उन्होंने जहां विपक्षी दलों पर हमले किए, वहीं बीजेपी की उपलब्धियों का बखान किया और पार्टी के पक्ष में जमकर वोटिंग करने की अपील की। इसके अलावा आज अमित शाह ने तख्तपुरा में भी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कट्टरपंथ को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि हम सबको कट्टरपंथ रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये समाज और देश के लिए ठीक नहीं है। कट्टरपंथ का किसी संप्रदाय से लेना देना नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कौन सी ताकतें कट्टरपंथ को बढ़ावा देती हैं। पूरी दुनिया इसके बारे में चिंतित है। अमित शाह ने कट्टरपंथ को रोकने के लिए की जा रही कोशिशों में पीएफआई पर कार्रवाई का उदाहरण भी पेश किया। शाह ने कहा कि पीएफआई जैसा कोई संगठन युवाओं को आतंकवाद की ओर धकेलेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने पीएफआई की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में पुख्ता सबूत जमा करने के बाद ही कार्रवाई की है। कई राज्यों से पीएफआई के बैन की मांग के बाद पीएफआई को बैन किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। दूसरे चरण के प्रचार के लिए उन्होंने खड़िया में रोड शो किया। वहीं इससे पहले जगन्नाथ मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए। दूसरे चरण के रण के लिए पीएम मोदी कल अहमदाबाद में मेगा रोड शो करेंगे। पीएम का ये रोड शो भव्य होगा, यानी दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी पूरे दमखम के साथ जुट गई है। तो गुजरात में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जोर पर है। बीजेपी पूरे दमखम के साथ प्रचार अभियान को धार देने में लगी है। असरवा में रोड शो के दौरान हमारी सहयोगी अदिति नागर ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ खास बातचीत की है, जिसमें अमित शाह ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने गुजरात में बीजेपी की बहुमत की सरकार बनने का दावा भी किया है। इसके साथ ही एक और अहम सवाल उनसे पूछा गया, ये कि आम आदमी पार्टी का होगा क्या, तो अमित शाह ने कहा कि खाता खुलने की उम्मीद भी नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ। जन समर्थन सर, इतना बड़ा जन सैलाब, आपको लगता है जो रिकॉर्ड तोड़ने की बात हो रही है वो टूट जाएगा? निश्चित रूप से हम अप्रत्याशित रूप से सबसे ज्यादा सीटों के साथ चुनाव जीतकर आएंगे। सर, चाहे गुजरात में कहीं भी चले जाएं, केवल एक व्यक्ति का नाम होता है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। किसी से भी बात कर ले, केवल नरेंद्र मोदी का नाम होता है। स्वाभाविक है, वो हमारे सबसे सर्वोच्च नेता हैं और देश भर में जहां पर भी चुनाव होता है वहां मोदी जी का नाम जनता बहुत पसंद करती है। और गुजरात तो मोदी जी का गृह राज्य है, यहीं से उन्होंने देश के अंदर विकास की राजनीति की शुरुआत करी है, तो बड़ा स्वाभाविक है कि मोदी जी के नाम से लोग बहुत प्रसन्न हैं और गौरव भी महसूस करते हैं। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे नरेंद्र मोदी पर टारगेट करते हैं, क्योंकि और कोई नजर नहीं आ रहा। देखिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जिस संस्कृति को आगे बढ़ाया है वो 6 शब्दों के प्रयोग करने की,
मुझे लगता है जितनी बार गुजरात में मोदी जी के लिए इस तरह का बुरा भला बोला गया और बड़े बहुमत के साथ गुजरात की जनता ने भाजपा को जिताया है, मोदी जी को जिताया है। आखिरी सवाल, इस बार भी यही होगा। आखिरी सवाल सर, आम आदमी पार्टी खाता खोल पाएगी? माहौल देखकर तो लगता नहीं है, देखिए आगे क्या होगा। तो ये थे गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने साफ साफ कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा और गुजरात के लाडले हैं नरेंद्र मोदी, और जन समर्थन को देखते हुए वो साफ ये संदेश दे रहे हैं कि रिकॉर्ड तो टूटेगा ही, लेकिन ऐसा जन सैलाब देखने को नहीं मिलेगा। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं, गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो चल रहा है और किस तरीके से लगातार जो अपार जन समर्थन उनको मिल रहा है, ये साफ दिखाता है कि आने वाले नतीजे किस तरफ आने वाले हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अदिति नागर, भारत 24 अहमदाबाद। तो आपने देखा कि मिशन गुजरात को लेकर बीजेपी किस तरीके से एक्शन मोड में है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गुजरात में दूसरे चरण के लिए इस वक्त चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर उनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी अदिति नागर ने। आइए आपको सुनवा देते हैं क्या कहना है जेपी नड्डा का। चुनाव प्रचार के बीच में हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। जिस तरीके से पूरा कारपेट बॉम्बिंग होती है रैलियों की, गुजरात में हो गई है, कैसे नतीजे आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गुजरात की जनता एक तरफा देख रही है। सभी का प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एक अटूट विश्वास है और बहुत ही अथाह प्रेम है, और साथ ही साथ गुजरात की पार्टी ने भी काफ़ी मेहनत की है। सभी नेताओं ने, हमारे भूपेंद्र पटेल जी, मुख्यमंत्री जी ने और बाकी लोगों ने पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ा है। हमारे पाटिल साहब जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पूरी ताकत लगाई है, और हमारे बाहर से भी आए हुए सभी नेताओं ने तो, और गुजरात की जनता ने एक तरफा मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे। लगातार बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलना चाहती है। इस खाते खोलने को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है कि इस बार अगर एक भी सीट आती है तो अगली बार कोई चुनौती की तरह होगी? हमें कोई चुनौती नहीं है। आम आदमी पार्टी हर जगह जाती है, चुनाव लड़ती है, सरकार बनाने का दावा करती है और बाद में सभी सीटों पर जमानत जब्त करा करके आती है। नॉन स्टार्टर पार्टी है, तो यहाँ भी उसका यही असर होगा। लेकिन हाँ, चुनाव में लोगों को गुमराह करना, लोगों को के मन में गलत धारणा पैदा करना, थोड़ी देर के लिए हर एक कोई आता है चुनाव में। और मैंने तो एक शब्द भी कहा कि फसली बटेर होते हैं, जो फसल लगती है तो आ जाते हैं, तो ऐसे ये लोग भी आ जाते हैं चुनाव में और फिर अपना दाना पानी करके चले जाते हैं। कांग्रेस चुनाव के अंत में आते आते कभी इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल होता है, जिसमें रावण की बात होती है या झूठों का सरदार, इन सारी चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी को क्या और ताकत मिलती है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये तो भारत की राजनीति में जो प्यार लोगों का प्रधानमंत्री जी के प्रति है, ऐसे वक्तव्य से निश्चित रूप से भारत की जनता भी रिएक्ट करती है, गुजरात की जनता भी रिएक्ट करती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जब से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से इसको वह पचा ही नहीं पाए हैं। ये अपाच्य है उनको लिए, इसलिए वो इस तरीके के बयान, स्टेटमेंट देना, ये उनकी फितरत है और बाकी लोग भी उसको फॉलो करते हैं। खरगे साहब तो वही बयान देंगे ना जिससे सोनिया जी खुश हों, जिससे राहुल जी खुश हों, तो यही उनका फितरत है। तो ये थे जेपी नड्डा, जो लगातार गुजरात में, पहले हिमाचल और फिर गुजरात में लगातार रैलियों के दौर में रहे और अब कल से जो टारगेट होगा वो राजस्थान होने वाला है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अदिति नागर, भारत 24 अहमदाबाद। तो बीजेपी का नारा 150 के पार और उस पर अग्रेसिव इलेक्शन कैंपेनिंग बीजेपी ने की है। और दूसरी तरफ अब दिन भी आ चुका है जब वोटर्स निकलेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। कल वो दिन आ चुका है जब पहले चरण का मतदान होने वाला है। ये तफसील से आपको इस फर्स्ट फेज से जुड़ी हुई जानकारी दे देते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कैसी तैयारी पहले चरण की कल की वोटिंग के लिए की गई है, यानी इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और कुल मिलाकर जो इसमें उम्मीदवारों की संख्या वो कैसी
नजर आएगी। कैसी तस्वीर पहले चरण को लेकर है? 700 से ज्यादा उम्मीदवार पहले चरण में हैं, जिसमें कुल उम्मीदवारों की संख्या है 788। इसमें महिला उम्मीदवार हैं 70, कुल पार्टियां हैं 39 और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं 339 उनकी संख्या है। अनुसूचित जाति सीट पर 7, अनुसूचित जनजाति सीट 14, सामान्य सीट है 68। ये है पहले चरण की तस्वीर होने वाले वोटिंग को लेकर। अब किस पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं ये भी आपको बता देते हैं। बीजेपी 89 सीटों पर, 89 ही सीटों पर कल वोटिंग होनी है पहले फेज में, यानी हर एक सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट है। कांग्रेस का भी हर सीट पर कैंडिडेट है, यानी कि 89 सीटों पर। एक सीट छोड़ 88 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। बीएसपी के 57, बीटीपी के 14 और एआईएमआईएम के कैंडिडेट 6 सीटों पर इस बार मैदान में है। इसके साथ पहले चरण में लगभग 2 करोड़ 40 लाख के आसपास वोट पड़ने हैं और 89 सीटों पर जो वोटर्स की संख्या, जैसा कि मैंने बताया, 2 करोड़ 39 लाख के आसपास है। पुरुष वोटर्स इसमें 1 करोड़ 24 लाख 33,362 हैं। वहीं दूसरी तरफ महिला वोटर्स की संख्या है 1 करोड़ 15 लाख 42,811। महिला पुरुष मतदाता निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो ट्रांसजेंडर वोटर्स की संख्या 497 इस बार के पहले चरण के मतदान के दौरान होने वाली है। अब देखिए, चुनाव में काला कारोबार, उसकी एक तस्वीर देखने को आई है। क्या कुछ एक्शन? 143 किलोग्राम ड्रग्स की बरामदगी हुई है। 290.24 करोड़ रुपए की शराब बरामद की गई है। इसके साथ 2017 की तुलना में ये 28 गुना ज्यादा बताया जा रहा है। 28 गुना ज्यादा काला कारोबार इस बार गुजरात चुनाव में 2017 के मुकाबले देखने को मिला है। और ऐसे में तैयारी लेकिन पूरी हो चुकी है और ये तैयारी है गुजरात में होने वाले पहले चरण के मतदान को लेकर। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी अटैकिंग मोड में नजर आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया है और यह कहा कि ऐसा बयान कांग्रेस की सोच को दिखाता है। अपमान करने वालों को बीजेपी कभी माफ नहीं करेगी। राजनीति के समर में बयानबाजी तो खूब देखी होगी आपने, वार पलटवार भी खूब सामने आया। इसी बयानबाजी के दौर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को लेकर जो बयान दिया, उस पर घमासान तेज हो गया है। इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? कांग्रेस की ओर से पीएम पर लगातार अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेताओं पर जोरदार प्रहार किया। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि जिस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच का परिणाम नहीं मानता हूँ, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जमात की ये सोच है। मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की इस सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है, यह उसकी सोच का परिणाम है। राजनाथ सिंह ने बताया कि पीएम स्वयं में एक संस्था होता है। दरअसल गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने पीएम की तुलना रावण से की थी, जिसके बाद से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। और अब आगे बढ़ते हैं, फिल्म द कश्मीर फाइल्स की बात करेंगे, जिसको लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायली फिल्म मेकर नदाव लैपिड ने फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया। उसके बाद कश्मीरी पंडितों ने जमकर विरोध किया। इजरायली फिल्म मेकर को देश से निकालने की बात तक कह डाली। द कश्मीर फाइल्स और इस फिल्म के विवादों की फाइल्स रिलीज होने से पहले से लेकर अब तक जारी है। गोवा में आयोजित 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर इजरायली फिल्म मेकर के द कश्मीर फाइल्स फिल्म को प्रोपेगेंडा बताए जाने से कश्मीरी पंडितों में गुस्सा फूटा है। मंगलवार को कश्मीरी पंडित समुदाय और पीएम पैकेज के कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर कड़ी आपत्ति जताई है। कश्मीर फाइल सिर्फ 5% थी, 95% उन्होंने देखा नहीं। ये जो इजराइल के वहाँ के राजदूत आए थे ना फिल्म फेस्टिवल में, उन्होंने शायद 5% देखा है। 50% देखते ना, शायद आपके पैरों के नीचे से जमीन नहीं रहती, पैरों के नीचे की जमीन नहीं रहती।
इजरायली फिल्म मेकर नदाव लैपिड ने फिल्म को वल्गर और प्रोपेगेंडा बताया था, जिसके खिलाफ ये हंगामा बरपा है। कश्मीरी पंडितों ने लापिद को तुरंत देश से बाहर निकालने की मांग की है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को भारत की शिडलर्स लिस्ट कहते हुए उन्होंने लापिद से जानना चाहा कि क्या बतौर यहूदी वो यहूदियों के नरसंहार पर आधारित अमेरिकी फिल्म के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं। जिस भी कंट्री का वो जूरी था उस जूरी को पहले अपनी कंट्री में देखना चाहिए, वहाँ की ह्यूमन राइट्स वायलेशन वो किस तरह करते हैं। उसका हक नहीं बनता कि कश्मीरी कम्युनिटी कौम पर कोई उंगली उठाए, और ये एक शर्मनाक बात है और हम इसकी पूरी निंदा करते हैं। तो इजरायली फिल्म मेकर लैपिड का एक बार फिर से बयान सामने आया है इस विरोध प्रदर्शन के बीच। वो कहते हैं कि इस फिल्म को लेकर बोलना आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि इसके खिलाफ बोलना जरूरी है। इधर लैपिड का एक और बयान सामने आया है। लैपिड ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस फिल्म के खिलाफ बोलना आसान नहीं था। लैपिड ने कहा जब उन्होंने द कश्मीर फाइल्स देखी तब वो इस बात से हैरान हो गए थे कि ये फिल्म सरकारी एजेंडे को कितने अच्छे से फॉलो करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरह की फिल्म आने वाले सालों में इजराइल में भी बनती है तो आश्चर्य नहीं होगा। लैपिड ने कहा, मुझे पता था कि ये फिल्म एक ऐसी घटना पर आधारित है जो देश से जुड़ी हुई है। इसके बावजूद सबके सामने सच कहना आसान नहीं था, क्योंकि मैं वहां पर गेस्ट था। वहां मौजूद हर शख्स मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था। ऐसे में जब मैं ये कहने जा रहा था तब मेरे मन में एक बेचैनी थी। मुझे नहीं पता था कि इसके डायमेंशंस क्या होंगे, इसलिए मैंने डरते हुए अपनी बात कही। जब मैंने ये फिल्म देखी तब मैं इसकी तुलना इजराइल से करने लगा। हालांकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। इसलिए मुझे लगा कि इसके खिलाफ बोलना जरूरी है, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ खुद में सुधार नहीं हुआ है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। देखना होगा इस विवाद का अंत कब होता है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। बात पंजाब के संगरूर की करेंगे, जहां पर किसान पहुंचे थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन बदले में उन्हें लाठियां मिली। कुछ इसी तरीके से जब किसान मौजूद थे मुख्यमंत्री आवास के बाहर, यानी कि भगवंत मान के घर के बाहर वो मौजूद थे, कुछ मांगों को लेकर पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए उन पर जमकर लाठियां भांजी। उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की गई, जिसमें कई किसान घायल हुए। किसान अपनी मांगों को लेकर ये विरोध जता रहे थे और उसके बाद जमकर हंगामा भी हुआ। ये लाठीचार्ज अन्नदाताओं पर हुआ। प्रदर्शन कर रहे किसानों को खदेड़ा गया। पुलिस ने किसानों पर जमकर लाठियां भांजी। अब जरा जगह और वजह भी जान लीजिए। पंजाब के संगरूर में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। अपनी मांगों को लेकर संगरूर में मुख्यमंत्री आवास के आगे पहुंचे किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। कुछ किसान घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि किसान के साथ साथ खेतों में काम करने वाले मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे किसानों और मजदूरों की दो मुख्य मांगे हैं। किसान रहने और मकान बनाने के लिए प्लॉट देने की मांग कर रहे हैं, वहीं ये पक्का रोजगार देने की भी मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि मनरेगा और खेतों में काम करने पर इन्हें रोज दिहाड़ी नहीं मिलती। ऐसे में ये किसान और मजदूर इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान किसानों ने रास्ते में ट्रक लगा दिए थे। हालांकि पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में मौजूद थे। जब किसानों और पुलिस के बीच बात नहीं बनी तो रास्ते को खुलवाने के साथ साथ ट्रक को हटवाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में भी लिया है। लाठीचार्ज में कई किसानों को चोट भी लगी है। वहीं पुलिस का कहना है कि उनके पास लाठीचार्ज के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पुलिस ने कहा कि किसान जिस तरह से हाईवे को जाम करके बैठे थे उसे खुलवाना बहुत जरूरी था, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। ऐसे में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने कहा है कि लाठीचार्ज से पहले किसानों को समझाने बुझाने के प्रयास किए गए, पर वो नहीं माने। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब में लगातार अलग अलग जगहों पर किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में बुधवार को पुलिस ने किसानों के प्रदर्शन पर सख्त रुख अपनाया। हरियाणा में एक छोटे से मकान में रह रही महिला को बिजली विभाग ने करीब 22 लाख का बिल भेज दिया, जिसके बाद महिला ने कुछ ऐसा किया कि पूरे हरियाणा में इस वक्त इसी बुजुर्ग महिला की चर्चा है। हरियाणा में 60 गज के मकान में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला को बिजली विभाग ने 21,89,000 रुपए का बिजली बिल भेज दिया है।
ये पूरा मामला पानीपत के संत नगर का है, जहां विधवा महिला घर में अकेले रहती है, लेकिन उसका बिल करीब 22 लाख रुपए आया है। बिल की राशि देखकर महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद उसने बिजली विभाग के अधिकारियों को नींद से जगाने के लिए बाकायदा ढोल नगाड़े और बैनर लेकर उनके दफ्तर पहुंच गई और अधिकारियों को मिठाई तक बांटी। बैनर पर महिला ने लिखा कि 21 लाख का बिल देने के लिए धन्यवाद। महिला ने बिल के बदले अपना मकान विभाग को देने की पेशकश की। दरअसल महिला के पास 3 साल का बिजली का बिल आया है, लेकिन ये भी ज्यादा और गलत है। 3 साल पहले महिला के पास 9 लाख का बिल आया था, जिसकी शिकायत के बाद बिल ठीक कर दोबारा भेजने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक बिल तो ठीक नहीं हुआ, उस पर और ब्याज लगाकर विभाग उसे बिल भेज रहा है। वहीं मामले में अधिकारी बचते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और अब बात करते हैं एक्ट्रेस रवीना टंडन की, जो इन दिनों एक फिल्म की शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश में है। शूटिंग के साथ साथ वो मध्य प्रदेश को बहुत एंजॉय भी कर रही हैं और इसीलिए सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें साझा की, लेकिन उन्हीं तस्वीरों की वजह से रवीना टंडन अब विवादों में घिर गई। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान रवीना टंडन बाघ के करीब से फोटो लेकर विवादों में घिर गई हैं। सफारी के दौरान का एक वीडियो सामने आने के बाद वन्य प्राणी विशेषज्ञ बाघ के करीब जाने पर सवाल उठा रहे हैं, जिस पर रवीना टंडन का कहना है कि वो वन विभाग की जीप में थी और जीप ट्रैक पर वो घूम रही हैं। इसमें बाघ के करीब जाने का सवाल ही नहीं उठता। भले ही रवीना टंडन ने सफाई दे दी हो, लेकिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने वायरल हो रहे वीडियो की जाँच शुरू कर दी है। इस वीडियो में रवीना टंडन की टीम टाइगर रिजर्व में एक बाघिन के पास है और उनकी गतिविधियों से नाराज होकर बाघिन पर्यटकों पर गुर्राई भी। टंडन बोरी अभ्यारण्य अपने निजी दौरे पे आई थी। उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है उसके संबंधित से जो वहाँ के गाइड है और कर्मचारी से बातचीत की जाएगी और सभी जो आने वाले हमारे सतपुड़ा में विजिट करने वाले पर्यटक हैं उनसे यही है कि कभी कोई वन प्राणियों के पास ना जाएं। रवीना टंडन इस समय मध्य प्रदेश में शूटिंग कर रही है। उन्होंने भोपाल के अपने मजेदार पलों को भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने 22 नवंबर को नर्मदापुरम जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की सफारी की थी, जिसका वीडियो खुद शेयर किया और उसी को लेकर विवादों में घिर गई है। आप देख रहे हैं वंदे भारत। अब बात करेंगे श्रद्धा हत्याकांड की, यानी श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफ्ताब दूसरी लड़कियों के भी संपर्क में था। ये जानकारी सामने आई। आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड पेशे से साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन उन्हें जरा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं था जब वो आफ्ताब के घर आई कि श्रद्धा के शव के टुकड़े उसी घर में मौजूद हैं। पुलिस से पूछताछ के दौरान आफ्ताब की गर्लफ्रेंड ने जो खुलासे किए वो हैरान करने वाले थे। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड सामने आई है और जब उसने आफ्ताब के जुर्म की कहानी सुनी तो वो भी सन्न रह गई। उसने दावा किया है कि श्रद्धा के मर्डर या उसके टुकड़ों से उसका कोई लेना देना नहीं है। लड़की ने बताया कि जब वो आफ्ताब से मिलने उसके घर आती थी तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि आफ्ताब ने इसी घर में श्रद्धा की लाश के टुकड़े रखे थे। मई में श्रद्धा के मर्डर के बाद आफ्ताब ने इस नई लड़की को डेट करना शुरू किया था। दोनों की मुलाकात उसी बम्बल ऐप पर हुई थी जिसके जरिए श्रद्धा और आफ्ताब मिले थे। ये नई गर्लफ्रेंड अक्टूबर में 2 बार आफ्ताब के घर आई थी। उसने पुलिस को यह भी बताया कि आफ्ताब ने उसे 12 अक्टूबर को एक आर्टिफिशियल रिंग दी थी। पुलिस ने उससे ये रिंग बरामद कर ली है और उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की जांच में सामने आया है कि श्रद्धा के मर्डर के 12 दिन बाद यानी 30 मई को दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आए। आफ्ताब की नई पार्टनर एक साइकियाट्रिस्ट है। उसने पुलिस को बताया कि वो अक्टूबर में 2 बार आफ्ताब के घर गई थी, लेकिन उसे कभी महसूस नहीं हुआ कि इस घर में किसी का मर्डर हुआ है। यहाँ किसी इंसानी शरीर के टुकड़े रखे हुए थे। उसने ये भी कहा कि उसने आफ्ताब को कभी घर में नहीं देखा। आफ्ताब उसे अपने मुंबई वाले घर के बारे में बताया करता था। लड़की ने बताया कि आफ्ताब का व्यवहार उसे हमेशा नॉर्मल लगा। वो काफी केयरिंग नेचर का था, जिस वजह से उसे कभी लगा ही नहीं कि आफ्ताब का मेंटल स्टेटस सही नहीं है।
उसने बताया कि आफ्ताब के पास डिओड्रेंट और परफ्यूम्स की अलग अलग वैरायटीज का एक कलेक्शन था और वो उसे भी अक्सर परफ्यूम गिफ्ट किया करता था। उसने बताया कि आफ्ताब काफी सिगरेट पीता था और अपनी सिगरेट खुद रोल करता था। वो कई बार स्मोकिंग छोड़ने की बात कह चुका था। उसने ये भी बताया कि आफ्ताब अलग अलग तरह के खाना खाने का शौकीन था और अलग अलग रेस्टोरेंट से नॉनवेज आइटम मंगवाया करता था। आफ्ताब ने उसे यह भी बताया कि रेस्टोरेंट में जिस तरह से शेफ खाने की सजावट करते हैं वो उसकी हॉबी है। आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट बुधवार को आनी है। पूछताछ के दौरान आफ्ताब ने कबूल किया है कि उसी ने श्रद्धा का मर्डर किया है। उसको श्रद्धा की हत्या का कोई अफसोस नहीं है। आफ्ताब का नार्को टेस्ट 1 दिसंबर को किया जाएगा। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इसकी परमिशन दे दी है। 28 साल के आफ्ताब ने 18 मई को 27 साल की श्रद्धा का मर्डर कर दिया था। उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे। दोनों लिव इन में रहते थे। तो पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब की दूसरी गर्लफ्रेंड ने जो कुछ पुलिस को बताया उसको भी आपको बता देते हैं। आफ्ताब की गर्लफ्रेंड के जवाब जो सामने आए वो ये कि मैं उसकी साइकोलॉजी यानी कि उसकी मानसिक स्थिति को समझ नहीं पाई। अक्टूबर को 2 बार उसके फ्लैट पर गई थी, ये जानकारी भी दी और साथ ही ये भी कि आफ्ताब का बिहेवियर बहुत केयरिंग लगा। हमेशा परफ्यूम वो गिफ्ट करता था। उसके खुद के पास परफ्यूम के बड़े कलेक्शन थे। घर में डेड बॉडी है, इस बात का शक भी नहीं हुआ। उसके वहशीपन के बारे में सुनकर मैं सदमे में हूं। 12 अक्टूबर को एक आर्टिफिशियल रिंग जरूर दी थी। ये तमाम जानकारी आफ्ताब की दूसरी गर्लफ्रेंड की तरफ से दी गई है। और आइए अब खबर जिसका हम रुख करेंगे। आज की एक महत्वपूर्ण इवेंट रही, यानी कि खेल के धुरंधरों को सम्मानित किया गया। आज उन्हें खेल पुरस्कार से नवाजा गया। इस साल 40 से ज्यादा पुरस्कार दिए गए, जिसमें एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 25 अर्जुन पुरस्कार शामिल रहे। ये सम्मान शूरवीरों का है। ये सम्मान खेल के धुरंधरों का है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। टेबल टेनिस स्टार शरद कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजेताओं को राष्ट्रपति ने अपने हाथों से पुरस्कार दिया। इन धुरंधरों ने खेल को एक नई दिशा दी। खिलाड़ियों को ये सम्मान हर साल खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और उन्हें सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। इस साल 40 से ज्यादा पुरस्कार दिए गए, जिनमें एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और 25 अर्जुन पुरस्कार शामिल हैं। आज दिए गए अवार्ड में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल अचंता को दिया गया। वहीं अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो सीमा पुनिया एथलेटिक्स, एल्दोस पॉल एथलेटिक्स, अविनाश मुकुंद सबले एथलेटिक्स, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, प्रणय एचएस बैडमिंटन, अमित बॉक्सिंग, निखत जरीन बॉक्सिंग, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज, आर प्रज्ञानानंद शतरंज, दीप ग्रेस एक्का हॉकी, सुशीला देवी जूडो, साक्षी कुमारी कबड्डी, नयन मोनी सैकिया लॉन बॉल, सागर कैलाश ओवलकर मलखम्ब, एला बेनिल वलारिवान निशानेबाजी, ओम प्रकाश मिथरवाल निशानेबाजी, श्रीजा अकुला टेबल टेनिस, विकास ठाकुर भारोत्तोलन, अंशु कुश्ती, सरिता कुश्ती, परवीन वुशु, मानसी गिरीशचंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन, तरुण ढिल्लों पैरा बैडमिंटन, स्वप्निल संजय पाटिल पैरा बैडमिंटन, जेरलिन अनिका जे टेफ बैडमिंटन को दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वालों की लिस्ट में जीवनजोत सिंह तेजा तीरंदाजी, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग, सुमा सिद्धार्थ शिरूर पैरा निशानेबाजी और सुजीत मान कुश्ती को शामिल किया गया। इसके साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार अश्विनी अकुंजी सी एथलेटिक्स, धनवीर सिंह हॉकी, बीसी सुरेश कबड्डी, नीर बहादुर गुरुंग पैरा एथलेटिक्स को दिया गया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज अचानक गुजरात विद्यापीठ का औचक निरीक्षण कर सभी को चौंका दिया। राज्यपाल अचानक से विद्यापीठ पहुंच गए। परिसर में गंदगी के अंबार को देखकर राज्यपाल खुद को रोक नहीं पाए और देखते ही देखते उन्होंने अपने हाथों में झाड़ू उठा ली। गंदगी देख कहीं पर भी स्वच्छता अभियान शुरू कर देने के लिए मशहूर आचार्य देवव्रत अपनी कार में हमेशा झाड़ू और तसला रखते हैं। आज भी उन्होंने झाड़ू लेकर सामने पड़ा सारा कूड़ा करकट साफ कर दिया।
काफी देर तक सफाई अभियान में वो जुटे रहे। औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने संस्थान में बच्चों को दिए जाने वाले खाने और बाकी सुविधाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। आपको ये भी जानकारी दे दें कि हिमाचल का राज्यपाल रहते हुए आचार्य देवव्रत विश्वविद्यालयों में जाकर ऐसे ही औचक निरीक्षण करते थे और इस वजह से वो छात्रों में खासे लोकप्रिय भी हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों से परेशान लोगों के लिए आज एक अच्छी खबर। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में 14 रुपए तक की कमी आ सकती है। बड़ी गिरावट से भारतीय रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत घटकर $82 प्रति बैरल रह गई, जो कि मार्च में $112.8 थी। इस हिसाब से 8 महीने में रिफाइनिंग कंपनियों के लिए क्रूड ऑयल के दाम $31 यानी कि करीब 27% कम हुए हैं। तो इस अच्छी खबर के बाद इस बात की उम्मीद जरूर है कि पेट्रोल डीजल के दाम कुछ कम हो पाएंगे, लोगों को कुछ राहत जरूर मिल पाएगी। क्रूड ऑयल की कीमत कम होने से पेट्रोल डीजल कैसे सस्ता होगा, आइए आपको ये भी बता देते हैं और कैसे आपकी जेब पर दबाव कम पड़ेगा ये भी आप समझिए। कच्चा तेल सस्ता हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे, क्योंकि क्रूड के दाम घटने से कंपनीज को रिफाइनिंग में बचत होती है और उस बचत का असर आपकी जेब पर पड़ता है। यानी $1 की गिरावट पर कंपनियों को प्रति लीटर 45 पैसे बचते हैं, जो अपने आप में एक बड़ा नंबर है। 8 महीने में कच्चे तेल के दाम करीब 27% तक कम हो चुके हैं, जो कि बड़ी गिरावट है। ऐसे में इस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम 14 रुपए प्रति लीटर तक कम हो सकते हैं। आप सोचिए कैसे बेतहाशा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, 14 रुपए कम होना बड़ा फैसला। पूरी कटौती एक साथ न करके धीरे धीरे इसको किए जाने की उम्मीद है, यानी कि एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद इसी के साथ नजर आती है। क्रूड ऑयल के दाम कम होने के बाद ये राहत सीधे सीधे आपको मिलेगी पेट्रोल डीजल के कम होते दामों के साथ। इधर देश में 1 दिसंबर से रिटेल डिजिटल रूपी लॉन्च होने जा रहा है और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कुछ चुनिंदा लोकेशंस और बैंक्स के साथ शुरू हो रहा है। होलसेल डिजिटल रूपी की शुरुआत 1 नवंबर को हो चुकी है और इसके बाद आरबीआई ने आम लोगों के लिए इसे लॉन्च करने का फैसला किया है। देश में जब से डिजिटल ट्रांजैक्शन का दौर शुरू हुआ है, तब से लोगों की कैश रखने की आदत कम होती जा रही है, क्योंकि कहीं भी पेमेंट के लिए अब यूपीआई आसानी से उपलब्ध होता है, जिससे लोगों को कैश की जरूरत ही नहीं होती। यूपीआई के बाद अब कल से डिजिटल रूपी भी चलन में आ जाएगा, जिसे वित्तीय संस्थानों के लिए या कहें कि होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए 1 नवंबर को ही लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन अब कल आरबीआई इसे आम लोगों के लिए भी लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च होने वाला रिटेल डिजिटल रूपी अभी पायलट प्रोजेक्ट होगा। इसे अभी चुनिंदा लोकेशंस पर रोल आउट किया जाएगा, जिसमें कस्टमर से लेकर मर्चेंट तक को शामिल किया जाएगा। जैसे हम अपने बैंक अकाउंट में डिजिटल रूप में कैश देखते हैं, वॉलेट में अपना बैलेंस चेक करते हैं, कुछ ऐसे ही डिजिटल रूपी को भी देख और रख सकेंगे। जो रिटेल डिजिटल रूपी लॉन्च होने जा रहा है, अभी वो कुछ चुनिंदा शहरों में ही लॉन्च किया जाएगा एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। आरबीआई ने जिन शहरों को इसके लिए चुना है उसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। वो कौन कौन से शहर हैं जहां पर डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई, इसके साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली, बेंगलुरु में जो कि टेक सिटी है, इसके साथ ही भुवनेश्वर में भी। ये 4 शहर कवर किए जाएंगे इस पायलट प्रोजेक्ट के साथ। लेकिन सवाल यह भी कि कौन कौन सी बैंक्स के साथ इसका ट्रायल किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर से बड़े ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले डिजिटल रूपी के लिए कुल 9 बैंक का चयन किया, लेकिन रिटेल डिजिटल रूपी ट्रायल के लिए सिर्फ 4 बैंक चुने गए हैं। वो 4 बैंक कौन कौन से हैं आपको बता देते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरी आईसीआईसीआई बैंक, इसके साथ ही यस बैंक और आईडीबीआई बैंक के साथ इस ट्रायल की शुरुआत होगी। अभी तक यूपीआई या फिर मोबाइल वॉलेट से डिजिटल पेमेंट किया जाता रहा, लेकिन अब रुपया भी डिजिटल हो जाएगा। इसके फायदे क्या हैं, कैसे आपको उससे फायदा होगा, ये भी आपको बता देते हैं। अनजान के साथ आपको अपनी जानकारी को साझा नहीं करना पड़ेगा। जो ट्रांजैक्शन का समय है और निजता बरकरार उसमें रहेगी। इसके साथ कैश पर आपकी डिपेंडेंसी कम होगी, ज्यादा आपको नोट नहीं रखने पड़ेंगे और फिजिकल रुपए जो छापने की लागत आती है वो भी कम होगी। लेन देन की लागत घटाने में भी मदद मिल पाएगी। ये तमाम फायदे डिजिटल रूपी के साथ होंगे,
जिसको लॉन्च किया जा चुका है और कल से इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 4 शहरों के साथ हो जाएगी। अगली खबर दिल्ली से ही है, जहां पर रूसी संस्कृति महोत्सव का समापन हुआ है। भारत और रूस के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 21 नवंबर से शुरू हुए इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस भी देखने को मिले हैं। भारत रूस के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर रूसी दूतावास ने दिल्ली में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें रूसी संस्कृति के रंग देखने को मिले। रूस के कलाकारों की परफॉर्मेंस ने लोगों का दिल मोह लिया। 21 नवंबर से आयोजित कार्यक्रम में रूसी कलाकारों की प्रस्तुति के साथ वहां के जायके और संस्कृति ने प्रभावित किया। दिल्ली के बाद कोलकाता और फिर मुंबई में कार्यक्रम किए गए। उसके बाद दिल्ली में समापन हुआ। दोस्ती से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में रूसी राजदूत ने कहा था कि दोस्ती से ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। उनकी ये बात पूरे कार्यक्रम के दौरान देखने को मिली। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और अमेरिका की मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है, जहां से गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिन्हें देखकर ड्रैगन भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। उत्तराखंड के औली में चीन बॉर्डर के पास भारत और अमेरिका की मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। खास बात यह है कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज में रूसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। दोनों देशों के सैनिक रूस के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर से LAC पहुंचे। उसके बाद युद्धाभ्यास शुरू हुआ। 9,544 फीट की ऊंचाई पर हर वो एक्सरसाइज की जा रही है जिसकी इस दुर्गम इलाके में जरूरत पड़ सकती है। अगर कभी कोई जवान हथियारों से लैस दुश्मन से घिर जाए तब उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इसे लेकर अभ्यास किया गया। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे से टेक्निक साझा की। दुश्मन के छोटे ड्रोन को किस तरह बाज की मदद से मार गिराया जाए, उसका भी वीडियो साझा किया गया। इसके साथ सिविलियंस को भी विषम परिस्थिति से निपटने की ट्रेनिंग यूएस आर्मी ने दी। इसके दौरान हमने काफ़ी सारा आपस में डिस्कशन किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, डेलिब्रेशन किया और आपस में दोनों आर्मीज ने अपने काम करने के तरीके को एक्सचेंज किया। दोनों की बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने एक्सचेंज करी। हमने अपना जो हमारा एक्सपीरियंस है CICT एनवायरनमेंट में उसको भी अप्लाई किया और काम के साथ साथ ये एक कल्चरल इंटीग्रेशन एंड एक्सचेंज का भी काफी अच्छा मौका रहा। भारत और अमेरिका के बीच ये मिलिट्री एक्सरसाइज हर साल आयोजित होती है। एक साल भारत में तो एक साल अमेरिका में। पिछले साल ये युद्धाभ्यास अमेरिका के अलास्का में हुआ था। इस बार भारत में LAC से 100 किलोमीटर की दूरी पर ये आयोजित हो रही है। तो पहली बार अमेरिका और भारत के सैनिक हाई ऑल्टीट्यूड में मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, जिसके लिए सेना ने हाई ऑल्टीट्यूड में फॉरेन ट्रेनिंग नोट तैयार किया है। यानी कि भारत और यूएस की ये मिलिट्री ड्रिल ताकतवर दिखती है। LAC से 100 किलोमीटर दूर ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। दोनों ही देशों के करीब 350 सैनिक इसमें शामिल हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई पर यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड पर पहली बार इस तरीके के सैन्य अभ्यास की तैयारी की। 15 दिन की इस ड्रिल में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को परखा जा रहा है, उनकी तैयारियों को परखा जा रहा है ताकि दुश्मन देश को जवाब दे दिया जा सके जो भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचते हैं। यानी भारत अमेरिका की नजदीकी से चीन परेशान हो चुका है। अब उसकी बौखलाहट सबके सामने आने लगी है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने उसके अधिकारियों को धमकाया, चेतावनी दी कि भारत चीन रिश्ते पर कुछ भी ना बोले। अमेरिका की एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि चीन अब भारत के साथ बॉर्डर पर तनाव कम करना चाहता है। इसके पीछे की वजह यह है कि चीन नहीं चाहता कि भारत और अमेरिका की नजदीकियां बढ़े। अमेरिकी रिपोर्ट के दावे के मुताबिक भारत और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों से चीन परेशान हो गया है और उसने अमेरिका के अधिकारियों को धमकी देते हुए भारत चीन रिश्ते पर कुछ भी न बोलने की चेतावनी दी है। चीन को लगता है कि अगर भारत और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ी तो भारत चीन के साथ अपने रिश्तों में और कटौती कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो चीन के ट्रेड पर सबसे बुरा असर पड़ेगा।
भारत चीन बॉर्डर का जिक्र करते हुए पेंटागन ने एक रिपोर्ट में लिखा कि 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई। बावजूद इसके चीन ने LAC में सैनिकों की तैनाती की और अब भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। दोनों देशों के बीच कई बार सैन्य स्तर की बातचीत हुई, पर इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब अमेरिका से बढ़ती भारत की दोस्ती चीन को परेशान कर रही है। तो भारत और अमेरिका की दोस्ती चीन को हमेशा सताती रही है। चीन को डर है कि अगर अमेरिका से नजदीकी की वजह से भारत ने उसके साथ ट्रेड यानी कारोबार पूरी तरीके से बंद कर दिया तो उसकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा और इसकी वजह से चीन ये नहीं चाहता कि भारत के साथ उसके रिश्ते ज्यादा खराब हो। यानी कि चीन को डर लगातार ये सता रहा है कि कहीं भारत उसके साथ ट्रेड बंद ना कर दे। चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भारत है। कारोबार के तौर पर भारत उसके साथ है। साल 2021 में चीन के साथ 9.3 लाख करोड़ का व्यापार किया गया था। साथ ही भारत ने चीन से 7.2 लाख करोड़ का आयात भी किया है। भारत ने सिर्फ 2 लाख करोड़ के सामान का निर्यात किया चीन से। तो इसी तरीके से भारत और चीन के ट्रेड के तौर पर ये संबंध नजर आते हैं। लेकिन गलवान की घटना के बाद चीन पर प्रतिबंध भी लगे। भारत ने चीन के सभी निवेश पर बैन लगाया। 200 से ज्यादा चीनी ऐप्स पर सुरक्षा कारणों के बाद पाबंदी लगा दी गई। उन्हें भारत में अनऑपरेशनल कर दिया गया। टिकटॉक, वीचैट, इसके साथ ही वीवो जैसी जो लोकप्रिय ऐप चीन की थी और बहुत सारी शॉपिंग ऐप्स भी थी, उन्हें भी भारत ने बंद करने का फैसला किया। इसी प्रतिबंध से चीन के कारोबार पर बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आया था और चीन का यह डर और ज्यादा बढ़ चुका है कि कहीं अगर भारत और साथ ही अमेरिका की दोस्ती और प्रगाढ़ होती है, मजबूत होती है, तो कहीं भारत चीन के साथ अपना ट्रेड बंद ना कर दे। बात पाकिस्तान की, जहां के प्रतिबंधित संगठन यानी कि TTP ने सरकार के साथ युद्ध विराम खत्म कर पूरे पाकिस्तान में कत्लेआम मचाने का आदेश दे दिया। इसके बाद क्वेटा में एक पुलिस ट्रक पर फिदायीन हमला हुआ है और 5 पुलिसकर्मियों की मौत हुई, 23 घायल हुए। पाकिस्तान के क्वेटा में पुलिस ट्रक पर फिदायीन हमले ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। कुशलक बाईपास पर जब पुलिस ट्रक अपनी सामान्य रफ्तार में जा रहा था, उसी समय उस पर फिदायीन हमला हुआ, जिसमें 5 पुलिस वाले मारे गए और 23 घायल हो गए। क्वेटा के DIG ने जानकारी देते हुए कहा कि खबर मिलते ही आनन फानन में राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हमले में पुलिस ट्रक को निशाना बनाया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में 25 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने ली है। TTP ने पाकिस्तान सरकार के साथ युद्ध विराम खत्म कर पूरे पाकिस्तान में हमले करने का ऐलान किया था। इस आत्मघाती हमले के बाद पुलिस ट्रक पलट गया और ट्रक के साथ 3 और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पाकिस्तान में इंग्लैंड के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज पर खतरा मंडराने लगा है। कल से शुरू हो रहे पहले टेस्ट से पहले पाकिस्तान जहां धमाके से दहल उठा, तो इंग्लैंड की आधी टीम एक अनजान बीमारी से ग्रस्त बताई जा रही है। आतंक को पालने पोषने वाले पाकिस्तान में कोई भी देश खेलने नहीं जाना चाहता, लेकिन इंग्लैंड ने जोखिम उठाया है। कल यानी 1 दिसंबर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ है। क्वेटा में पुलिस की गाड़ी पर सुसाइड बम ब्लास्ट होने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस धमाके में एक पुलिस अधिकारी समेत 3 लोग मारे गए हैं, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान में हुए बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली है, जिसे पाकिस्तानी तालिबान के नाम से भी जाना जाता है। कुछ दिनों पहले इमरान खान पर गोली चली थी। ऐसे में इंग्लैंड के प्लेयर्स की सुरक्षा भगवान भरोसे ही नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के आयोजन पर सस्पेंस की तलवार लटक गई है। इससे पहले इंग्लैंड टीम के 14 मेंबर्स एक अनजान वायरस की चपेट में आ गए। इसके चलते भी सीरीज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्फेक्शन से ग्रसित सभी प्लेयर्स को आराम करने की सलाह दी गई है। जिन 14 सदस्यों को इन्फेक्शन हुआ है, उनमें से आधे खिलाड़ी और स्टाफ मेंबर्स हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान बेन स्टोक्स ने भाग नहीं लिया, क्योंकि वो बीमार हैं। उनकी जगह जो रूट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। रूट से जब बीमारी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन इतना जानते हैं कि ये कोरोना वायरस या फूड पॉइजनिंग नहीं है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों के खिलाड़ी भारतीय उपमहाद्वीप के दौरों पर अक्सर फूड पॉइजनिंग का शिकार होते रहे हैं। इससे बचने के लिए इंग्लैंड की टीम अपने साथ शेफ लेकर आई है। खिलाड़ी बाहर का खाना खाने से बच रहे थे, लेकिन इसी बीच अनजान वायरस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कट्टरपंथियों ने अहमदिया समुदाय के कब्रिस्तान पर हमला कर दिया। कई कब्रें तोड़ डाली। कट्टरपंथियों ने कब्रों पर अहमदी विरोधी नारे भी लिख दिए और इस घटना के बाद अहमदिया समुदाय के लोग दहशत में हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी कब्रिस्तान में फरवरी में 45 कब्रों को तोड़ा गया था, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, जो ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। तो पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी है, जिनमें से 1 करोड़ लोग गैर मुस्लिम हैं, जिसमें अहमदिया भी शामिल हैं। यानी हिंदू, ईसाई और बाकी धर्मों के साथ अहमदिया समुदाय के साथ भी पाकिस्तान में भेदभाव होता है और कुछ भी उनके साथ अगर अनुचित होता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती। अहमदिया को 1974 को गैर मुस्लिम घोषित किया गया था। 10 साल बाद अहमदिया को मुस्लिम कहने तक पर रोक लगा दी गई थी। अहमदिया सऊदी अरब की यात्रा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें मुस्लिम माना ही नहीं जाता है पाकिस्तान में। अहमदिया को किसी तरीके का उपदेश देने का अधिकार नहीं, यानी कि वो अपनी बात नहीं रख सकते, प्रीचिंग्स नहीं कर सकते। हिंदू, ईसाई और अन्य धर्मों के साथ अहमदिया के साथ भी भेदभाव की खबरें लगातार पाकिस्तान से सामने आती रही हैं। अब बात करेंगे रूस की, क्योंकि रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों के सामने अब एक सबसे बड़ी चुनौती आ चुकी है। यूक्रेन इस समय दुनिया का सबसे ठंडा बैटलफील्ड बन चुका है, फिर भी यूक्रेन के सैनिकों को पानी भरे बंकर में रहना पड़ रहा है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क के बखमट क्षेत्र में पारा गिरकर -6 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। ये इलाका अभी दुनिया का सबसे सर्द युद्ध क्षेत्र बन गया है। रूसी सेना का मुकाबला कर रहे यूक्रेन के जवानों के सामने कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। सर्दी का सितम इतना है कि जवानों को कुछ समझ नहीं आ रहा। रहने के लिए जो बंकर बनाए गए हैं उनमें पानी भर गया है, जिससे सैनिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बॉडी आर्मर, हेलमेट, पैंट, जैकेट और ग्लव्स सब कुछ पहनने के बाद भी उंगलियां सुन्न हो जा रही है। यूक्रेन के जवानों के मजबूत हौसले को तोड़ने के लिए ठंड हर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। सैनिकों के मुताबिक गर्मी में हरे पेड़ों और घास से दुश्मन की नजरों से बचना आसान होता है, लेकिन बर्फबारी में हर जगह बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। ऐसे में व्हाइट विंटर यूनिफॉर्म जरा भी गंदी हो जाए तो दुश्मन के निशाने पर आ जाते हैं। जितनी दिक्कत यूक्रेन के सैनिकों को हो रही है, उतनी ही दिक्कत रूस के सैनिकों को भी हो रही है। दोनों ही सेनाएं एक दूसरे के साथ साथ ठंड से भी दो हाथ कर रही हैं। ब्रिटेन में बढ़ते हुए विदेशी छात्रों को नियंत्रित करने की तैयारी चल रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर भारतीय स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। अगर सुनक सरकार ने प्रतिबंध लगाया तो हजारों छात्रों का ब्रिटेन में पढ़ने का सपना टूट जाएगा। ब्रिटेन में लगातार विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ रही है, जिसे नियंत्रित करने के लिए सुनक सरकार तैयारी कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा असर भारत के छात्रों पर पड़ेगा। हाल के वर्षों में देखा गया है कि अमेरिका के बाद ब्रिटेन में भारतीय छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इस साल 1,27,731 भारतीय छात्रों को वीजा जारी हुए हैं, जो 2019 की तुलना में करीब 273% ज्यादा है। ब्रिटेन के ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये संख्या दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। वहीं अगर अमेरिका जाने वाले छात्रों की बात करें तो ओपन डोर्स 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2022-2023 में अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या चीन को भी पीछे छोड़ सकती है, क्योंकि इस साल जून से अगस्त के बीच 82,000 वीजा भारतीय छात्रों को जारी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सरकार बड़े विश्वविद्यालयों की ओर से स्वीकार किए जाने वाले आवेदनों को छोड़कर बाकी के विदेशी छात्रों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकती है। इसके तहत टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन को कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही छात्रों के परिजनों को मिलने वाले वीजा पर भी रोक लगाई जा सकती है। ब्रिटेन में अभी विदेशी छात्रों के आने का आंकड़ा 5 लाख के पार है, जिसमें अकेले भारत के ही करीब 1,28,000 छात्र हैं। ऐसे में प्रतिबंध लगने से सबसे ज्यादा असर भारत पर ही पड़ेगा। और इसी खबर के साथ वंदे भारत में फिलहाल इतना ही।